जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ेंगे साख निर्माण की सीमाएं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं जो आपको परीक्षा में काम आएंगे। अब हमें जो साख निर्माण की सीमाएं समझनी है, इसके लिए एक साधारण सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। और कॉन्सेप्ट के रूप में हम क्या याद रख सकते हैं, इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है और आप इन पैसे की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आपके दोस्त के पास जाते हैं और दोस्त से पैसे मांगते हैं। अब दोस्त आपको पैसे कब देगा? जब उसके पास पैसे होंगे। यदि पैसे नहीं होंगे तो नहीं देगा, और यदि हैं तो फिर दे देगा। अब इसके लिए ज़रा पीछे चलिए। जो हमने साख निर्माण की वीडियो बनाई है जिसमें हमने समझा है कि साख निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उसमें हमने क्या समझ लिया कि बैंक पहले आम लोगों से जमा के रूप में पैसे स्वीकार करती हैं। बचत खातों में, फिक्स डिपॉजिट में, आवर्ती जमा खाते या फिर करंट अकाउंट, सभी खातों में जमा स्वीकार करती हैं। और जमा के रूप में जो पैसे उसे मिलते हैं, उस पैसे को वह क्या करती है, लोगों को, जिन लोगों को लोन की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण देती है, लोन देती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग होते हैं अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए बैंक से लोन के रूप में पैसे लेते हैं। मतलब बैंक ऋणियों को उधार पैसे देती है। अब जो पैसा उधार दिया है उसी से क्या होता है, साख का निर्माण होता है, जो हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा एक बार देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप समझ सकें। अब कॉन्सेप्ट दोनों का यहाँ पर कहाँ पर मैच हो रहा है। जिस प्रकार आपने दोस्त से पैसे मांगे, व्यापारी भी बैंक से पैसे मांग रहे हैं। अब दोस्त पैसे कब देगा? जब उसके पास पैसे होंगे। इधर बैंक पैसे कब देगा? जब बैंक के पास पैसे होंगे। अब बैंक के पास पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं? आम लोगों की जमाओं से। मतलब बैंक के पास यदि जमाएं हैं तो वह लोन उपलब्ध कराएगा, और जमाएं नहीं हैं तो लोन उपलब्ध नहीं करा पाएगा। कम जमाएं हैं तो कम लोन उपलब्ध कराएगा, अधिक जमाएं हैं तो फिर अधिक लोन उपलब्ध कराएगा। बस यही कॉन्सेप्ट लेकर हमें साख निर्माण की जो सीमाएं हैं उन्हें समझना है। जो क्वेश्चन है हमारा परीक्षा में किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, आंसर हमें इस प्रकार से व्याख्यात्मक रूप में लिखना है। पहले उसका थोड़ा सा हम परिचय लिखेंगे। परिचय किस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण कार्य किया जाता है, लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं जो साख निर्माण को प्रभावित करते हैं, और इन्हीं कारणों को हम साख निर्माण की सीमाएं कह सकते हैं या होती हैं। पहली जो सीमा है, या हम कहें कि पहला जो कारक है जो साख निर्माण को प्रभावित करता है, वो क्या है? देश में मुद्रा की मात्रा। अब मुद्रा की मात्रा मतलब कि देश के अंतर्गत समस्त देश में, पूरे देश में जो रुपए है उसकी कितनी मात्रा प्रचलन में है। अब प्रचलन में किस प्रकार से होती है? देखिए, जब व्यवसाय अधिक बढ़ता है, व्यवसाय का विकास होता है, व्यापार अच्छा चलता है, तो लोगों को रोजगार मिलता है। लोगों को रोजगार मिलता है तो उनकी आय बढ़ती है। आय बढ़ने से क्या होता है? आय बढ़ना मतलब कि पैसा उनके पास अधिक मात्रा में आ रहा है। अब पैसा अधिक आता है तभी लोग क्या करते हैं? बचत करते हैं, और बचत को फिर बैंकों में सेविंग अकाउंट के रूप में जमा करते हैं, एफडी के रूप में जमा करते हैं। इससे क्या होता है? बैंक के पास पैसा पहुंच जाता है और उस पैसे को बैंक लोन के रूप में बांट देती है। अब ये मान के चलें, हमें दोनों स्थितियां समझनी हैं। दोनों स्थितियां कौन कौन सी? देश में मुद्रा की मात्रा या तो अधिक होगी या फिर कम होगी। तो इससे साख निर्माण किस प्रकार से प्रभावित होगा, या साख निर्माण की सीमाएं क्या रहेंगी? कहाँ तक साख निर्माण कर सकते हैं? अधिक मात्रा में कर सकते हैं या कम मात्रा में? वो चीज़ हमें समझनी है। अब देखिए, जो वैधानिक मुद्रा है, वैधानिक मुद्रा जैसे हमारे देश की वैधानिक मुद्रा रुपया है, अन्य देशों की वैधानिक मुद्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे अमेरिका की मुद्रा की बात करें हम, तो अमेरिका की मुद्रा क्या होती है? डॉलर। रूस की मुद्रा जो होती है वह रूबल होती है। जापान की मुद्रा येन होती है। हर देश की अपनी एक वैधानिक मुद्रा होती है और समस्त देश में उसका चलन होता है। अब ये वैधानिक मुद्रा यदि अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है मतलब कि व्यवसाय ठीक चल रहा है, उस देश का जो अर्थव्यवस्था है वह अच्छी विकास कर रही है, इससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। रोजगार प्राप्त होने से लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने से बचत अधिक करते हैं,
बचत अधिक करेंगे मतलब बैंकों में अधिक जमा होगा, तो बैंकों के लिए जमा अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, तो अधिक लोन का वितरण बैंक कर सकते हैं। और अधिक लोन का वितरण कर सकते हैं मतलब कि साख निर्माण का अधिक कार्य हो रहा है, मतलब जमाएं अधिक हैं तो साख निर्माण अधिक होगा। और इसका हम विपरीत कर दें, उल्टा कर दें, जैसे कि मान के चलें जो मुद्रा है वह चलन में कम है, कम प्रचलन में है, मार्केट में पैसा कम है, मतलब कि अर्थव्यवस्था डाउन है। अर्थव्यवस्था डाउन है तो लोगों के पास रोजगार कम है, रोजगार कम होगा तो आय कम होगी, आय कम होगी तो फिर बचत भी कैसी करेंगे, कम करेंगे। बचत कम होगी तो फिर बैंकों के पास जमाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जमाएं कम होने से बैंक के पास पैसा कम पड़ जाएगा, तो वह अधिक लोन नहीं दे पाएगा। लोन देगा लेकिन कम मात्रा में, जहां पर उसे उपयोगी लगेगा। तो कम मात्रा में लोन देगा मतलब कि साख का निर्माण भी कम होगा। इस प्रकार से दोनों स्थितियां हमें समझनी है। अगला देखते हैं हम, जनता में बैंकिंग की आदत। अब जनता में बैंकिंग की आदत का जो उदाहरण है उसे हम अर्थ विकसित और विकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था से समझ सकते हैं, या फिर उसे हम अर्थ विकसित देश भी कह सकते हैं या फिर विकसित देश भी कह सकते हैं। साख निर्माण बैंकिंग की आदतों पर भी निर्भर होता है, इसे हम विकसित और अविकसित देशों के उदाहरण से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए या अर्ध विकसित देशों में क्या होता है कि जो बैंकिंग व्यवस्था रहती है या बैंकिंग व्यवसाय रहता है वो कम विकसित रहता है। कम विकसित होने से वहाँ के जो लोग रहते हैं वह बैंक से कम जुड़े हुए रहते हैं। कम जुड़े होने का मतलब अपना जो पैसा है वह बैंकों में ना रखकर उसका क्या करते हैं, नकदी में अधिक प्रयोग करते हैं। नकदी में अधिक प्रयोग होने से बैंकों की जो जमाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब जमाएं कम होंगी मतलब कि बैंक के पास पैसा कम पहुंच रहा है। अब पैसा कम होता है तो लोन का वितरण भी वह कम मात्रा में करेगी, लोगों को कम लोन उपलब्ध कराएगी, तो साख का निर्माण कम होगा। अब इसका उल्टा हम विकसित देशों में देख लें तो विकसित देशों में क्या होता है, विकसित देशों में जो बैंकिंग क्षेत्र होता है वह विकसित होता है, गति करता रहता है, विकास करता रहता है, जिससे रोजगार भी अधिक उपलब्ध होते हैं और लोग क्या करते हैं, बैंक का प्रयोग अधिक करते हैं। बैंक का प्रयोग कैसे अधिक करते हैं, अब मान लीजिए सभी लोगों का बैंक में अकाउंट है, जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम उपलब्ध करा रहे हैं। काम उपलब्ध करता कौन होता है, जैसे कि कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराती हैं, मतलब कि रोजगार का सृजन करती हैं। अब इन देशों में बैंकिंग का अधिक प्रयोग होता है, जैसे कि आपकी सैलरी है, सैलरी मान लीजिए चेक के द्वारा जो कंपनी है वो आपको देती है। अब आप क्या करेंगे, चेक आपको मिलेगा, चेक आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा करेंगे, तो ना ही आपको कैश मिला है और ना ही आपकी जो कंपनी है जिसने आपका जो भुगतान किया है उसने आपको कैश दिया है, ना ही उसने कैश का प्रयोग किया, ना ही आपने कैश का प्रयोग किया। आपके लिए क्या मिला, चेक, और उस व्यक्ति ने भी आपको चेक दिया। इससे क्या हो गया, जो बैंक के पास पैसा जमा था वो बैंक के पास ही रह गया और यहाँ पर आपका जो लेन देन था वो भी पूरा हो गया। इससे जो जमाएं हैं वो बैंकों में बढ़ जाती हैं। क्या अधिक पैसा नहीं निकलता है बैंक से, अधिक पैसा नहीं निकलता है तो ऋण वितरण करने में उसे आसानी होती है, अधिक पैसा मिल जाता है तो साख का निर्माण भी अधिक होने लगता है। दोनों चीज़ अब समझ में आ गई हैं किस प्रकार की, कि आपके दोस्त के पास पैसा है तो उसने दे दिया, यदि नहीं है तो नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार बैंक के पास पैसा बच रहा है तो वह लोन के रूप में वितरण करेगा, लोन के रूप में वितरण करेगा मतलब कि साख का निर्माण करेगा। अब कम मात्रा में बच रहा है तो कम साख का निर्माण होगा और अधिक मात्रा में बच रहा है तो अधिक साख का निर्माण होगा। अगला तीसरा बिंदु हम समझते हैं। तीसरा और चौथा बिंदु थोड़ा सा मिलता जुलता है। मिलता जुलता किस प्रकार से, हम आगे एक सेपरेट चैप्टर पढ़ने वाले हैं केंद्रीय बैंक का, उसमें हम केंद्रीय बैंक के कार्य समझेंगे। कार्यों में एक चीज़ रहती है, एक मुख्य बिंदु रहता है महंगाई को कंट्रोल करना। जो केंद्रीय बैंक रहती है, रिजर्व, जैसे हमारे देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वह महंगाई पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। आप समाचारों में या टीवी में आपने कभी सुना हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ब्याज की दर है उसको कम कर दिया या फिर बढ़ा दिया, या फिर CRR कम कर दिया या बढ़ा दिया, इस प्रकार का आप शब्द सुनते हैं। ये CRR और SLR आगे चल के हम केंद्रीय बैंक का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से समझेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी व्यापारिक बैंकें होती हैं उनकी जो कुल जमाएँ होती हैं, कुल जमाएँ, जैसे हमने कल उदाहरण लिया था कि बैंकों के पास 1000 रुपये कुल जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इस 1000 रुपये में से
कुछ परसेंट केंद्रीय बैंक के पास भी जमा करना पड़ता है व्यापारिक बैंकों को। जैसे 1000 रुपये का हम मान लेते हैं 10% केंद्रीय बैंक के पास जमा करना है। 10% कितना होगा, 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये निकल के आएगा। अब मान लीजिए व्यापारिक बैंकों की 1000 कुल जमाएँ हैं और इसका 10% मतलब कि 100 रुपये उसने केंद्रीय बैंक के पास जमा कर दिया, और जो कुल जमाएँ हैं कुल जमाओं का ही कुछ परसेंट वह अपने डेली के लेन देन के लिए भी अपने पास रखता है। जैसे कल हमने 20% का उदाहरण लिया था, अब इसका हम कुल जमा का 20% निकालेंगे 1000 का तो 200 रुपये निकल के आएगा। तो 200 रुपये उसने अपने पास रखे और 100 रुपये केंद्रीय बैंक के पास रखे, तो 1000 में से अब कितना बचा व्यापारिक बैंकों के पास, 700 रुपये। तो इस 700 रुपये का ही वो क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। अब देखिए जो केंद्रीय बैंक होता है वो महंगाई को नियंत्रण किस प्रकार से करता है। यदि महंगाई क्या होती है कि बाजार में पैसा अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है तभी तो लोग अधिक पैसे देकर उसको खरीदने के लिए तत्पर होते हैं। यदि कम पैसा होगा तो फिर महंगाई कम होती है, कम पैसा होगा तो महंगाई कम होगी, अधिक पैसा मार्केट में होगा तो महंगाई अधिक होगी। अब बैंक को क्या करना होता है, यदि उसे महंगाई कम करनी है तो वह मार्केट से पैसा निकालकर अपने पास रखता है। अपने पास किस प्रकार से, अब देखिए मान लीजिए बाजार में पैसा अधिक है, पैसा अधिक है, उसको निकालने के लिए बैंक क्या कर, जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करेगी, जो व्यापारिक बैंक हैं उन पर कुछ नियम बनाएगी। नियम किस प्रकार से, जैसे पहला हम देखें बैंकों द्वारा रखे जाने वाला नगद कोष का प्रतिशत। अब नगद कोष का प्रतिशत क्या, जैसे हमने यहाँ पर 10% समझ लिया कि व्यापारिक बैंक के 10% राशि कुल जमाओं की केंद्रीय बैंक के पास जमा करती हैं। अब ये 10% से इसको बढ़ा दे, 20% कर दे, तो पहले 100 रुपये रखना पड़ रहे थे, अब कितना रखना पड़ेगा, 200, और 200 रुपये जो पहले बचा कर रख रहे थे उसको भी 15% कर दे तो फिर कितना रखना पड़ेगा, और ज़्यादा रखना पड़ेगा, 300 रुपये के लगभग। इस प्रकार से इसको बढ़ा देगी। जैसे अभी 700 रुपये व्यापारिक बैंक के पास बच रहे हैं, इस प्रतिशत को बढ़ा देता है, 10 से 20 कर देता है, तो 200 रुपये फिर केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेंगे और 200 रुपये अपने पास रखना पड़ेंगे, तो कितना बचेगा फिर 600। मतलब कि बैंक केवल 600 रुपये का ही लोन दे सकती है, तो बाज़ार में पैसा कितना जाएगा, सिर्फ 600 रुपये। इस प्रकार से इसको नियंत्रण करते हैं। अब हमें यहाँ क्या समझना है कि यदि जो नगद कोष है इसको केंद्रीय बैंक बढ़ा दे या कम कर दे तो फिर साख निर्माण, जो साख का निर्माण होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार से, उसे हमें किस प्रकार से आंसर में लिखना है कि बैंक कितना नगद कोष रखेंगे यह प्रतिशत सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है, और इसमें आर्थिक परिस्थितियों मतलब कि या महंगाई हो या फिर मंदी हो, ऐसी स्थिति में के अनुसार इसमें क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। किस प्रकार से, यदि व्यापार जो केंद्रीय बैंक है वो व्यापारिक बैंकों से कहे कि बाजार में पैसा अधिक है, आप लोन कम दोगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे पास पैसा अधिक रखना पड़ेगा। अधिक पैसा रखेंगे तो साख का निर्माण कैसा होगा, फिर कम होगा, क्योंकि अधिक पैसा केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा, व्यापारिक बैंकों के पास पैसा कम बचेगा लोन देने के लिए, तो कम साख का निर्माण होगा। और यदि मंदी की स्थिति रहती है कि बाजार में मांग कम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता तब मांग कम होती है, तो इस स्थिति में जो केंद्रीय बैंक रहेगा वो क्या निर्देश देगा व्यापारिक बैंकों को कि बाजार में पैसा पहुंचाइए आप, जिससे कि रोजगार उत्पन्न हो। रोजगार उत्पन्न कैसे होंगे, जो व्यापारिक बैंकें हैं वह व्यवसायियों को लोन उपलब्ध कराएंगी तो वह व्यवसाय करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से आय बढ़ती है तो फिर बचत होने लगती है, इससे पैसा घूमता रहता है। मतलब यदि कमी कर देगी मतलब कि अपने पास जैसे 200 रुपये जमा कर रहे थे तो आप एक काम कीजिए, केवल 100 रुपये जमा कीजिए, बाकी आप प्रयोग कर सकते हैं कुछ पैसा अपने पास बचाकर। यदि इसमें वृद्धि कर देगी तो फिर जो व्यापारिक बैंक हैं वो कम ऋण दे पाएंगी, तो कम साख का निर्माण होगा। यदि कमी कर देगी तो व्यापारिक बैंकों के पास अधिक पैसा बचेगा, तो साख का निर्माण अधिक हो पाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों की रखी गई जमा राशियां और नगद कोष, ये दोनों एक इस प्रकार से समझ सकते हैं हम। देखिए नगद कोष क्या होता है, जो व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, और केंद्रीय बैंक के पास जैसे कि 10%,
तो दोनों जो पॉइंट हैं हमारे एक ही चीज़ से हमने क्लियर कर लिए। अब आपको लिखना किस प्रकार से है, नगद कोष का एक अलग से जो पॉइंट है इसमें आप क्या करेंगे, बैंक कितना नगद कोष रखेंगे यह प्रतिशत सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है और इसमें आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यदि नकद कोष में वृद्धि करती है, अधिक मात्रा में रखना है तो साख का निर्माण कम होता है, और इसमें कमी कर देती है नकद कोष में कि आप कम पैसा अपने पास रखिए, लोन ज़्यादा दीजिए, तो फिर साख निर्माण अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार से सभी व्यापारिक बैंकों को कुल जमाओं का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें भी परिवर्तन किया जाता है जिसका प्रभाव साख निर्माण पर पड़ता है। यदि जमा कोषों में वृद्धि कर देगी, मतलब कि अधिक पैसा केंद्रीय बैंक के पास जमा करना है, तो फिर जो ऋण है, ऋण देने के लिए पैसा कम बचेगा। यदि जमा कोषों में वृद्धि करना है, मतलब कि आप 10% की जगह 20% जमा कीजिए, तो क्या हो जाएगा, व्यापारिक बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, तो साख का निर्माण कम होगा क्योंकि व्यापारिक बैंकें कम ऋण दे पाएंगी। और यदि जमा कोषों में कमी कर देती है कि आप 20% से केवल 10% जमा कीजिए, इससे क्या हो जाता है, बैंकों के पास पैसा अधिक बच जाता है जिससे साख निर्माण अधिक हो पाता है क्योंकि वह ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध करा पाती हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट देखिए, केंद्रीय बैंक की साख संबंधी नीति। साख संबंधी नीति, ये कार्य भी केंद्रीय बैंक तभी करती है जब उसे कोई आर्थिक निर्णय लेना हो, जैसे कि महंगाई दर कम करना हो या फिर जो मंदी की स्थिति चल रही है उससे देश को उबारना हो, तब इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। अब देखिए, बैंक दर में वृद्धि और प्रतिभूतियां हैं उनका विक्रय। अब बैंक दर में वृद्धि मतलब कि मान लीजिए अभी 13% जो रेट है वो रेट पर क्या है, ऋण उपलब्ध कराती है। एक उदाहरण मान के चल रहे हैं हम कि 13% या 13% मासिक या वार्षिक दर से ऋण उपलब्ध कराती हैं बैंकें, तो जो व्यवसायी हैं वो इस दर पर लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन केंद्रीय बैंक क्या सोच रही है कि पैसा व्यापारिक बैंकों से बाजार में कम जाए, तो इसके लिए वह क्या कर देगी, जो ऋण की दर है उसको 15% बढ़ा देगी। और यदि ये सोचती है कि जो पैसा व्यापारिक बैंकों के पास है वह बाजार में जाए ताकि मांग उत्पन्न हो, तो इसके लिए वह इस जो दर है इसको कम कर देगी, जैसे 13 से 10% कर दिया। अब क्या हो गया, देखिए बढ़ाएगी तो व्यापारी लोन कम लेंगे कि जो दर है वह अधिक की ब्याज अधिक देना पड़ेगा, और दर यदि कम हो जाती है तो कम ब्याज देना पड़ेगा, तो लोन अधिक भी ले सकते हैं। तो जब अधिक लोन लेंगे तो पैसा अधिक जाएगा और कम लोन लेंगे तो पैसा कम जाएगा। इसी प्रकार जो प्रतिभूतियां रहती हैं, प्रतिभूतियां जैसे कि मतलब कि शेयर हैं, बैंकों के शेयर हो गए या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर हो गए, जो केंद्रीय बैंक के पास जमा रहते हैं, केंद्रीय बैंक खरीद के रखती है, जैसे कि हमने साख निर्माण में पहले समझा है पहले तरीके में कि जब कागजी नोटों का निर्गमन करती है तो कुछ प्रतिभूतियां खरीद कर अपने पास रख लेती है। अब बैंक को क्या करना है, पैसा अपने पास खींचना है। अपने पास खींचना है तो इन प्रतिभूतियों का क्या करेगी, बाजार में विक्रय कर देगी, जिससे पैसा उठकर कहाँ आ जाएगा, केंद्रीय बैंक के पास, और प्रतिभूतियां कहाँ चली जाएंगी, बैंकों के पास या फिर जिस कंपनी की हैं उसके पास। तो पैसा कहाँ आ गया, केंद्रीय बैंक के पास। अब बैंक दर में वृद्धि और प्रतिभूतियों के विक्रय से जब पैसा केंद्रीय बैंक के पास पहुंच जाता है, या फिर ऋण की जो दर है उसकी वृद्धि करने से ऋण कम लेते हैं लोग, तो ऐसी स्थिति में साख का निर्माण कैसा होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रतिभूतियों का केंद्रीय बैंक ने विक्रय किया है तो पैसा उसके पास चला गया है और बैंक दर बढ़ गई है, इससे लोग ऋण कम लेंगे तो साख का निर्माण कम होगा। इसका उल्टा कर दें, बैंक की दर में कमी हो जाए और प्रतिभूतियों का केंद्रीय बैंक क्या करे, क्रय करे। क्रय मतलब कि खरीदे। इससे क्या होगा, बैंकों की जो प्रतिभूतियां हैं उन्हें केंद्रीय बैंक खरीदेगा तो उसके बदले में पैसा देगा। अब प्रतिभूतियों को खरीद कर अपने पास रख लिया और उसका पेमेंट कर दिया तो पैसा कहाँ पहुँच गया, बाजार में पहुँच गया। ठीक इसी प्रकार से बैंक दर में यदि कमी कर दे तो फिर लोग अधिक लोन लेंगे मतलब कि केंद्रीय जो व्यापारिक बैंक हैं वह साख का निर्माण अधिक करेंगे। तो ये दो स्थितियां भी हमें ध्यान में रखनी है। यदि बैंक दर में वृद्धि और प्रतिभूतियों का विक्रय हो जाए तो साख का निर्माण कम होगा। इसके विपरीत बैंक दर में कमी तथा प्रतिभूतियों का क्रय करने लगे तो साख का निर्माण अधिक होता है।
एक और स्थिति है जो हमें आंसर में लिखना ज़रूरी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। वो है मंदी या फिर समृद्धि की स्थिति। मंदी की स्थिति क्या होती है कि बाज़ार में मांग नहीं होती। बाज़ार में मांग नहीं होती तो मांग उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। और मंदी की स्थिति है तो बाज़ार में उस समय पैसा कम होता है। और समृद्धि की स्थिति में पैसा अधिक होता है, व्यापारियों को अधिक लाभ होता है। तो अब अधिक लाभ होगा तो वह लाभ को और बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, और लाभ को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो बैंक से और अधिक लोन लेंगे। अधिक लोन लेंगे तो फिर क्या होगा? साख का निर्माण अधिक होगा। और लोन कम लेंगे तो साख का निर्माण कम होगा। अब देखिए, व्यापारियों को लाभ कब होगा? मंदी काल में होगा या समृद्धि काल में? समृद्धि काल में अधिक लाभ होगा, क्योंकि मांग अधिक रहती है, उन्हें लाभ अधिक मिलते हैं। तो लाभ अधिक मिलेंगे, इसलिए वह निवेश अधिक करेंगे, और निवेश करने के लिए बैंक से ऋण लेंगे। तो ऋण का वितरण, मांग भी अधिक होती है और वितरण भी अधिक होता है, तो साख का निर्माण अधिक होता है। अब इसका उल्टा कर दें हम मंदी काल में। मंदी काल में क्या रहती है? मांग कम रहती है, तो व्यापारियों को लाभ कम होते हैं। लाभ कम होने से वह जोखिम भी कम उठाते हैं। जोखिम कम उठाएंगे मतलब कि ऋण कम लेंगे। अब ऋण कम लेंगे तो जब व्यापारी ऋण नहीं लेंगे तो कोई भी व्यापारिक बैंक ऋण उपलब्ध नहीं करा पाएगा। अब ऋण उपलब्ध नहीं करा पाएगा मतलब कि व्यापारिक बैंक के साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये सारे पॉइंटों को अच्छे से समझना है। और यदि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि साख निर्माण की सीमाएं क्या हैं, तो इस प्रकार से पूरा आंसर हमें लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 1 या 2 बार आप देखें, पूरे क्लियर हो जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट ये रखना है कि पैसे अधिक होंगे बैंकों के पास तो अधिक लोन उपलब्ध करा पाते हैं, और लोन अधिक उपलब्ध करा पाते हैं तो साख का निर्माण अधिक होता है। और कम पैसे होते हैं तो कम लोन उपलब्ध करा पाते हैं, साख का निर्माण कम होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।